गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल भूगोल का दूसरा अध्याय का 1.5 मतलब 2.1.5 का भाग 2 अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है थार का मरुस्थल। इसके पहले वाले क्लास में आपने भाग 1 पढ़ा था, जिसमें थार का मरुस्थल भारत में कहाँ पर है, कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये कौन कौन से देश में है, भारत में है और पाकिस्तान में है, यहाँ पर के लोगों का जनजीवन, यहाँ पर के लोगों का व्यवसाय किस प्रकार का है। तो अब इसमें पढ़ेंगे कि थार के मरुस्थल में रहने वाले लोगों के साथ कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, खास करके जल को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। उसी से संबंधित इस भाग 2 में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा कहानी या फिर एक छोटे से गांव के बारे में बताया है, जो लुडान गांव है। जैसलमेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जो वहाँ पर एक राजू नाम का लड़का रहता है, और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो किस प्रकार से वहाँ पर के लोगों का मतलब वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं। इसके पहले भी मैं बताई थी कि थार के मरुस्थल में समूह में पूरा गांव नहीं रहता है। समूह में मतलब एक जो जैसे गांव रहता है तो पास पास जो घर होते हैं वो घर पास पास नहीं होते हैं, बल्कि वो एक घर है उससे 10-15 मीटर में दूसरा घर है, फिर 10-15 मीटर में दूसरा घर है। तो ये जो घर का जो समूह रहता है, इसको हम ठांडी के नाम से जानते हैं, जिसको वहाँ पर ठांडी या टोला कहते हैं। ये ठांडी और टोला इसमें यहाँ पर लोग निवास करते हैं, और इन लोगों का घर जिस प्रकार से उनको जिस सुविधा होती है उस प्रकार से उन लोग वहाँ पर घर बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर के लोगों का जो व्यवसाय है मुख्य रूप से वो क्या है, पशुपालन है। क्योंकि यहाँ पर जो पानी गिरता है साल भर में, वो लगभग पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में साल भर का जो पानी का औसत होता है वो 25 सेंटीमीटर तक रहता है। तो यहाँ पर फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। खाली जो भी फसलें ली जाती हैं वो प्रकृति के द्वारा जो वर्षा होती है उसी के आधार पर ये फसल प्राप्त होता है। और यहाँ पर खास करके मोटे अनाज वाले मतलब गेहूँ है, चना है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के लोग खास करके पशुपालन ही करते हैं। जो ऊँट है, ऊँट पालते हैं। ऊँट के लिए ये खास करके जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करते हैं ऊँट गाड़ी से। और इसके अलावा उन लोग गाय भी पालते हैं और भेड़ बकरी भी पालते हैं। तो ऊँट और गाय को तो उन लोग खाली ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो शाम के चल के अपने घर में वापस आ जाते हैं। किंतु जो भेड़ और बकरी पालते हैं, वो भेड़ और बकरी के साथ आदमियों को साथ में जाना पड़ता है, ताकि वो कहीं पर भटक मत जाए, और फिर उनको चराकर वो साथ में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ के लोग जो पशुओं को चराने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर क्यों लेकर जाते हैं। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो घर बसे हुए होते हैं वे खुद ही थोड़े दूर दूर में होते हैं। वहाँ से वे पशुओं को मतलब समेटते हुए लेकर जाते हैं। तो वैसी ही दूरी बनी हुई होती है, और फिर उनको जहाँ पर उनके लिए चारागाह प्राप्त होता है वहाँ पर इन लोग पशुओं को ले जाकर चराते हैं। इस गांव में सबसे प्रमुख रूप से देखा जाएगा तो जल की समस्या हमेशा बनी हुई होती है। जल के आधार पर देखोगे, इसमें जल के लिए यहाँ पर कई प्रकार से कई विधियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जल का संग्रहण करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। व्यक्ति के लिए जल ही जीवन होता है, उसको हर एक काम के लिए जल की आवश्यकता होती है। और इसीलिए वह राजस्थान वाले भाग में टंकी कुएं इस प्रकार से बनाकर उन लोग वर्षा के जल को संरक्षण करने का काम करते हैं,
जो टंका होता है, टाँकी बोलते हैं वहाँ पर, वो अपने घर के सामने उन लोग कुआँ खोदते हैं और कुआँ खोदकर उसमें नीचे से प्लास्टर कर देते हैं। और जो बरसात का पानी होता है वो पानी को पाइप के द्वारा, जो छत में जमा होता है पानी, वो पानी को पाइप के द्वारा उस कुएँ में एकत्रित करते हैं और फिर उस पर एक फ़िल्टर लगाते हैं, ताकि और समय समय पर जब भी इसका उपयोग करना होता है तो उस पानी का उन लोग उपयोग करते हैं। फ़िल्टर इसलिए लगाया जाता है कि ताकि पानी को उन लोग उसमें से जो पानी आया वो साफ़ आए। तो यहाँ पर पानी को संरक्षित करके भी रखा जाता है। जो राजस्थान के छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं, उन लोग अपने जीविका को चलाने के लिए उन लोग खास करके पानी को संरक्षित करके इस प्रकार से रखते हैं। कुएं का प्रयोग करते हैं उन लोग। कुएं जैसे राजस्थान का जो ढलाव वाला क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र में जाकर एक मेड़ बनाते हैं और मेड़ बनाकर वहाँ पर अपना सार्वजनिक कुएं बनाते हैं। हर एक परिवार का एक कुएं होता है और वहाँ पर जो बरसात का पानी जमा होता है वो पानी वहाँ पर रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि कुएं का पानी बहुत मीठा होता है और ये कुएं का पानी लोग खाली पीने के काम में लाते हैं। उसी के आधार पर देखोगे, इसमें दूसरा वाला पॉइंट है, इसमें जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण और प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की आर्थिक क्रियाएं भी बढ़ती जा रही हैं। लगभग कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, उद्योग स्थापित करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है और मनुष्य के जीवन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य के जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे जीवी प्राणी हैं, वो पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसका प्रबंधन करने के लिए हमको इसमें पानी का सदुपयोग करें। जितना पानी की आवश्यकता है हमको उतने पानी की आवश्यकताओं को ही पूरा करें, बल्कि उसका दुरुपयोग न करें। इस प्रकार से हम पानी इसका प्रबंधन कर सकते हैं और ख़ास करके सरकार भी इस चीज़ के लिए कड़क से कड़क कदम उठाए, लोगों को जागरूक करे ताकि वो पानी को संरक्षित करके रख सके। फिर उसके बाद है यहाँ पर पानी को संरक्षण करने के पानी को संरक्षण करने के तरीके। पानी को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाया जाता है, जिसमें खास करके देखोगे परंपरागत जो जल संरक्षण चीज़ है, उसके लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं और परंपरागत तरीके से भी जल को संरक्षित करते हैं। खास करके देखोगे जहाँ पर पानी बहुत अधिक गिरता है वहाँ पर से, और जहाँ पर पानी कम गिरता है वहाँ पर नहरों के माध्यम से पानी को उन क्षेत्रों तक का पहुँचाया जाता है, ताकि वहाँ पर अनाज का उत्पादन किया जा सके। उसी प्रकार से यहाँ पर जो रासायनिक चीज़ होते हैं, जो उद्योगों से निकले हुए जो रासायनिक अवशिष्ट चीज़ें हैं, उनको उन क्षेत्रों में न फेंक कर उसको संरक्षित कर उचित व्यवस्था उसकी की जा सके। तो यहाँ पर देखोगे जल को संरक्षित करने के लिए एक तो है कि रूफटॉप, अभी आधुनिक तरीक़ों से जो चला रहा है कि रूफटॉप के माध्यम से हम जल को संरक्षित करके रख सकते हैं। उसी प्रकार से हम जो नदियों का जो झील का निर्माण होता है, झील का निर्माण मतलब जो विसर्पकार से जो नदियाँ बहती हैं और वो अपने क्षेत्रों में एक झील का निर्माण कर देती हैं, उन झील के पानी को संरक्षित करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से तालाब का निर्माण करके, बावड़ी का निर्माण करके, और कई ऐसे तरीके हैं जो कृषि में के लिए भी इसका उपयोग करके हम इसका सही पानी का सदुपयोग कर सकते हैं, उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो है पानी को संरक्षित करने के तरीके हैं, किंतु राजस्थान में पानी को संरक्षित करने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, ताकि वो पानी उनको साल भर पुर सके। उनके लिए उन लोग टांकी बनाते हैं। टांकी में अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर वे दूर से मोटर गाड़ी में, जैसे ऊँट वाली गाड़ी में पानी को लाकर फिर से उस टांकी में डाल देते हैं और टांकी से फिर पानी निकालकर उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इन लोग जल को संरक्षित करने का काम करते हैं। और हमारे क्षेत्र में जल को संरक्षित करने के लिए खास करके देखोगे जो
सबसे मुख्य चीज़ होता है कि यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए, ताकि जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है, जहाँ पर वृक्ष होते हैं, वहाँ पर पानी, भूमिगत जल भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर भूजल की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरे तरीके से यह है कि जो गंदा पानी जो बहता है उसको फिर से प्योरीफाई करके, मतलब उसकी सफाई करके फिर से उसका उपयोग किया जा सके। उद्योगों में जो उपयोग करते हैं उस पानी को में रासायनिक चीज़ें ना मिलाकर उसको संरक्षित करके रख सके। तो इस प्रकार से कई तरीके हैं जिसको हम अपनाकर पानी को संरक्षित कर सकते हैं। और उसी में है, देखो कि अगला वाला पॉइंट है परंपरागत तरीके से जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो परंपरागत तरीके से जल को संरक्षित करने के लिए देखेंगे यहाँ पर प्राचीन काल से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि जल को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि वर्षा का जल तो खाली 4 महीने ही हमारे लिए रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें धरती में वो सूख जाता है या नदी नालों में बह जाते हैं। तो इसके लिए हम संरक्षित करते हैं। प्राचीन काल में संरक्षित करने के लिए कुआं बनाया जाता था, बावड़ी बनाई जाती थी, तालाबें खोदी जाती थी और उसमें वर्षा के जल को संरक्षित करके रखा जाता था। उसी प्रकार से इसमें कृषि के आधार पर भी उसमें उन लोग कृषि के लिए भी एक उचित उपयोग करते थे जिसमें पानी कम उपयोग हो सके। तो यहाँ पर देखेंगे प्राचीन काल से ही चले आ रहा है कि यहाँ पर हम जल को किस प्रकार से संरक्षित करके रख सकते हैं। उसके लिए उन लोग कुआं, बावड़ी, तालाब है, झील है और क्या इस प्रकार से उन लोग उचित व्यवस्था करके जलों का संरक्षण करते थे। तो अब यहाँ पर देखेंगे आधुनिक तरीके से जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आधुनिक तरीके से जल का संरक्षण करने के लिए खास करके अभी हमारे क्षेत्र में रूफटॉप जो जल संरक्षण विधि होती है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से लगातार जनसंख्या बढ़ते जा रही है, लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है और जंगल कटते जा रहे हैं, तो उसके आधार पर भूजल की मात्रा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लिए भूजल नहीं बचेगा, मतलब पूरी धरती सूख जाएगी। इसलिए आधुनिक तरीके में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए हम रूफटॉप का उचित उपयोग करते हैं, जिसमें छत के पानी को संग्रहित करने के लिए जैसे बोरिंग है, बोर है जिसके घर में, वहाँ पर बोर के पास कुआं खोद देते हैं और उसमें मिट्टी और रेती का परत डालकर उस पर छत से पाइप को उस पर कनेक्ट कर देते हैं, ताकि उसमें जो बरसात का जो पानी होता है वो पानी क्या हो जाए, उस गड्ढे में जाए और उसका जल स्रोत सीधा उसके बोर में जाए, ताकि वो पानी संरक्षित रह सके और वो उसमें कुआं है या बोर है वो सूखे ना। तो इस प्रकार से रूफटॉप विधि को भी अपनाते हैं हम लोग और उसी प्रकार से नहर के द्वारा, झील के द्वारा और ख़ास करके कृषि के माध्यम से इसमें आधुनिक तरीके से जो कृषि की जाती है, जो ड्रॉप कृषि होता है, जैसे कृषि के लिए जो टपकने वाला होता है, पानी का जो टपक कर जो कृषि होता है, ड्रॉप कृषि बोलते हैं उसको। फुहारा कृषि है, वो कृषि को अपनाकर भी इसमें पानी को बचाया जा सकता है और इसका सही उपयोग किया जा सकता है। तो एक प्रकार से देखते हैं, जब तक हम जल को नहीं संरक्षित करेंगे तब तक का हमारे लिए आने वाला समय सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको जल को संरक्षित करना आवश्यक है। हमारे यहाँ तो इतनी बारिश होती है कि हम भूजल को हम संरक्षित करके रख सकते हैं, किंतु जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति बन जाती है। जब गर्मी का समय आता है तो वहाँ पर पानी गिरता है। अगर पानी भी गिरता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बादल उमड़ कर आते हैं और सीधे वो उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं, या फिर कभी बरसात होने की संभावना होती है, पानी का बूंद गिरता है तो आधे ही दूर में वो इतना गर्म के कारण से वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो ये स्थिति वहाँ पर बने रहता है, तो वहाँ पर जल को संरक्षित करना बहुत अधिक आवश्यक होगा।
तो इसी में अगर कह सकते हैं हम लोग, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी एक एक फूल से जो पराग का कण इकट्ठा कर कर शहद का निर्माण करती है, तो हम भी जल को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले तो जन जागरूकता का होना अति आवश्यक है कि जल का दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें। भूजल को बढ़ाने के लिए विभिन्न जो तरीके हैं उसको अपनाएं, ताकि आने वाला जो समय है वो हमारे लिए सुरक्षित रहे। तो बच्चों, ये वाले पार्ट में आपको थार के मरुस्थल में खाली जल को संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो उसके बारे में बताना था। तो आपको यह इसको पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। और जब पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें के बीच बीच के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको आप कॉपी में लिखोगे और उसको याद करोगे। और एक चीज़ और है कि जब कॉपी में लिखोगे तो उसका फ़ोटो खींचकर मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजोगे, ताकि मुझे पता रहना चाहिए कि आपने वीडियो देखा भी है, पुस्तक भी पढ़ा है और क्वेश्चन भी निकाले हैं। ठीक है, थैंक यू।